गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज धरा श्रीवास्तव, आपकी हिंदी टीचर। स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे अपना पाठ नंबर 9, जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर। हम सभी जानते हैं स्वतंत्रता हमें कब मिली थी। 15 अगस्त 1947 को। कब मिली थी हमें? 15 अगस्त 1947 यानी 1947। ठीक है, ये डेट हमें याद है, हमें ज़िंदगी भर याद रहनी चाहिए, क्योंकि हमें इतनी आसानी से अपनी आज़ादी नहीं मिली थी। हमारे इस स्वतंत्रता को पाने में कई लोगों का योगदान है, कई लोग का बलिदान है। तो आइए देखते हैं इस कहानी में स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा जा रहा है। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। धनी एक बच्चा है जिसके बारे में यहाँ बात कही जा रही है, और धनी को पता है कि जो आश्रम है वहाँ पे कोई बड़ी योजना बनाई जा रही है, पर उसे कुछ ना बताता। लेकिन धनी को कोई कुछ नहीं बताता है। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। जब धनी को पता था कि आश्रम में कुछ तो चल रहा है, लेकिन उसे कोई बता नहीं रहा था कि आश्रम में क्या चल रहा है, तो इसलिए उसने सोचा कि सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, तो मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बुद्धू हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, इसलिए मुझे कोई कुछ नहीं बताता है। लेकिन मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ। धनी ने ऐसा अपने मन ही मन में सोचा, मन ही मन में बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। धनी और उसके माता पिता धनी को लेकर के कहाँ रहते थे? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। वहाँ पर महात्मा गांधी का जो साबरमती आश्रम था वहाँ पे रहते थे। तो ऊपर जिस आश्रम की बात की गई है वो आश्रम कौन सा था? वो महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम था। क्या था? महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम। ओके, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते थे तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। आश्रम में जो भी लोग आकर के रहा करते थे स्वतंत्रता के समय पे, वो सब क्या करते थे? वहाँ पर रहते हुए वे वहाँ पर चरखों पर सूत काटते थे। सूत काटना मतलब सूत बनाना, मतलब धागे बनाना, जो खादी के वस्त्र बना करते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक, उन सब के लिए जो रेशे चाहिए होते हैं, जो धागे चाहिए होते हैं, वो कॉटन से, वो रुई से बनाए जाते हैं। ठीक, और इसी तरह से धागों को काटा जाता है चरखे पर। ठीक है, भजन गाते थे। सबसे ज़्यादा भजन गांधी जी कौन सा गाते थे? गांधी जी सबसे ज़्यादा भजन गाते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता नाम। ठीक, तो ये भजन गाया करते थे वहाँ पर सभी। और गांधी जी जो भी ज्ञान की बातें दिया करते थे, जो भी उनके प्लान हो रहते थे, जो भी उनका सुझाव रहते थे, उन सभी को वहाँ पर रुक के सभी लोग सुना करते थे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता था। साबरमती में आके कोई गेस्ट मेहमान की तरह नहीं रहता था। जब भी कोई उस आश्रम में आता था तो वो काम करता था, जैसे कि कोई खाना बनाता था, कोई बर्तन धोता था, कोई कपड़े धोता था, कोई कुएं से पानी लाता था, कोई गाय या बकरी का दूध दूहना यानी दूध निकालना, और सब्जी उगाता था। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। तो इसी तरह से धनी जब उस आश्रम में रहा करता था तो धनी क्या करता था? धनी वहाँ पर बिन्नी की देखभाल करता था। अब आप सोचेंगे कि बिन्नी कौन है? तो बिन्नी जो है वो आश्रम की एक बकरी थी। आश्रम में एक बकरी थी जिसे बिन्नी कहा जाता था, जिसका नाम था बिन्नी। बकरी से हमें क्या मिलता है? बकरी से हमें दूध मिलता है। ओके, धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था, तो धनी को अपना काम एंजॉय करता था। धनी को जब कहा गया कि आप बिन्नी को टहलाया करिए, घुमाया करिए, चराया करिए, तो वो उस काम को शौक से करता था, क्योंकि उस बिन्नी में उसको अपना दोस्त दिखता था, और बिन्नी के साथ बातें करना, घूमना फिरना धनी को अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला। जिस दिन ये सारी बातें हो रही हैं, उस दिन धनी ने अपना काम किया। उसने बिन्नी को हरी घास खिलाई, उसका जो बर्तन था उसमें उसने पानी डाला, और पानी डालते हुए उसने बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है,
मैं सब समझता हूँ, ऐसा धनी ने बिन्नी से कहा। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे ही वह धनी की बातें समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। किसने पूछा? धनी ने पूछा अपनी मम्मी से। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। खांसते हुए मतलब जब कमरे में धुआं भर गया था तो उसकी माँ को खांसी आ रही थी, तो उसने खांसते हुए बोला कि वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। धनी ने पूछा कि यात्रा कहाँ जा रहे हैं? कैसी यात्रा? समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी, अम्मा जरा गुस्से में बोली। पहले मुझे खाना पकाने दो। अम्मा नाराज़ हो गई। अम्मा ने बोला कि समुद्र के पास कहीं जा रहे हैं, अब सवाल पूछना बंद करो और यहाँ से जाओ। धुएं में तुम मत रहो, मैं ही खाना बना करके आती हूँ। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। फिर जब धनी को वहाँ से उसकी अम्मा ने हटा दिया, फिर धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ चला गया। क्यारी मतलब जब सब्जियों को एक लाइन से लगाया जाता है, एक रो में लगाया जाता है, उनको क्यारियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो वो उनकी तरफ चला गया और वहाँ पर एक बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था, मतलब आलू निकाल रहा था। धनी ने बोला, बिंदा चाचा, और उनके पास बैठ गया। फिर बोला, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सर हिलाकर मना किया कि नहीं, मैं तो नहीं जा रहा। उसके कुछ बोलने से पहले ही धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? धनी के अंदर इतने सारे सवाल थे कि उतावला हो गया कि कम से कम शायद इनसे कुछ मुझे जवाब मिल जाए, और कोई तो कुछ बताता नहीं है मुझे, शायद बिंदा चाचा ही मुझे कुछ बता दे। तो धनी ने अपने सवाल उनके ऊपर बौछार कर दिए, अपने सवाल उनके ऊपर सारे फेंक दिए। कहा कि कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, सब मुझे बताओ। बिंदा ने खोदना रोक दिया। बिंदा जो काम कर रहा था, जो खोद के आलू निकाल रहा था, उसने वो काम बंद कर दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। बिन्नी तो धनी के साथ ही थी। फिर चाचा ने बोला कि सबसे पहले अपनी बकरी को बांधो, ये मेरा सारा सब्जी सारा पालक खा रही है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उससे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। तो बिंदा चाचा ने समझाया कि गुजरात में गांधी जी और गांधी जी के साथी पैदल चलते हुए दांडी तक पहुंचेंगे और वहां पर पहुंच करके वो गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। ठीक, गांव और शहरों से होते हुए वे पूरा महीना चलेंगे और दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। ठीक, तो बिंदा चाचा ने पूरी प्लानिंग बता दी कि गांधी जी और उनके साथी एक साथ दांडी नाम की जो जगह है वहाँ तक जाएंगे, पैदल महीनों चलेंगे और वहाँ पर जब दांडी वो पहुँच जाएंगे पैदल ही चलते हुए, रास्ते में किसी घोड़ा गाड़ी किसी साधन का उपयोग वो नहीं करेंगे, सिर्फ अपने पैरों पर ही चलेंगे और वहाँ पहुँचकर वो क्या बनाएंगे? वो नमक बनाएंगे। अब ये आपका काम है कि आप पता करें कि साबरमती आश्रम से दांडी तक की डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है। कि आप सब गूगल पे सर्च करेंगे, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेंगे, आप दूरी फाइंड करेंगे, दूरी पता करेंगे कि कितने किलोमीटर दूर है दांडी साबरमती आश्रम से। ओके, ये आपका काम है आज का। फिर नमक, धनी चौंक कर उठ बैठा। धनी ने जब सुना कि नमक क्यों बनाएंगे, वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। धनी ने बोला कि नमक बनाने की क्या ज़रूरत है, वो तो हर दुकान पे मिलता है, हम तो कहीं से भी नमक खरीद सकते हैं, उसको बनाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, मुझे मालूम है। बिंदा हंसा। बिंदा हंसते हुए बोला कि हाँ, मुझे मालूम है कि नमक हर दुकान पर मिलता है, पर महात्मा जी की एक योजना है। लेकिन महात्मा मतलब गांधी जी। महात्मा जी की एक योजना है, यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में यही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना।
बिंदा ने बोला कि ये तो तुम्हें पता ही है कि महात्मा गांधी जब भी कुछ करते हैं तो वो सोच समझ के ही करते हैं। अगर वो किसी चीज़ के विरोध में है तभी वो जुलूस निकालते हैं या यात्रा करते हैं। जुलूस निकालना मतलब जब एक भीड़ किसी एक मकसद के लिए कहीं पर इकट्ठा होती है या कहीं पहुंचती है, धरना देती है, तो उसे जुलूस कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है, धनी ने अपने मन की बात कही। बिल्कुल धनी, तुम्हें क्या पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? फिर बिंदा ने बोला कि धनी ठीक है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? कर मतलब टैक्स, ठीक। जब भी आप कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी शॉप से आप कुछ भी खरीदते हैं, तो आप जब उसकी MRP या उसकी प्राइस देखते हैं तो आप देखते हैं कि उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस का मतलब होता है कि सारे टैक्स आप पे करने के बाद उसकी फाइनल अमाउंट इतने रुपए हैं, ठीक। तो आप हर एक सामान जो भी आप शॉप से खरीदते हैं उस पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, ठीक है। तो वही बात उन्होंने बोली, बिंदा ने, कि तुम्हें पता तो है ना कि हमें नमक जैसी चीज़ पर हमें टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हम भारतवासी गरीब से भी गरीब हैं, यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। धनी ने बोला कि तो अन्याय है, इस पे तो कर लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाना ही की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए इन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। फिर उन्होंने समझाया कि यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने हमें अपना नमक बनाने के लिए भी मना कर दिया है कि हम अपना नमक भी नहीं बना सकते और हम उन्हीं के बनाए नमक को खरीदें और उस पर हम टैक्स भी भरें, जो कि हमें गवारा नहीं है, जो कि हमें मंजूर नहीं है। इसीलिए सब लोग ये आग्रह कर रहे हैं कि महात्मा गांधी के साथ जाएंगे और दांडी पहुंचकर, समुद्र के किनारे है दांडी, समुद्र के पानी से नमक बनेगा, खुद अपना नमक खुद बनाएंगे। समुद्र के पानी से क्यों? क्योंकि वो सॉल्टी वाटर होता है, वो खारा पानी होता है और खारे पानी की से ही नमक निकलता है। 1 महीने तक पैदल चलेंगे? धनी ने सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? धनी ने पूछा कि 1 महीने तक कोई पैदल चलेगा तो थक जाएगा, परेशान हो जाएगा, तो क्यों नहीं वो कोई ट्रेन या बस कर लेते हैं, उससे चले जाते हैं। क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फ़ोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट आएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह एक बड़ी शर्म की बात होगी। अगर वो ट्रेन या बस पर बैठ के चले जाएंगे तो कोई नहीं जान पाएगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अगर वो पैदल जाएंगे तो इस बात की हवा उड़ेगी, इस बात को लोग सुनेंगे, दूर दूर तक ये बात फैलेगी कि कोई 1 महीने तक पैदल चल के कहीं जा रहा है तो उसकी और ख्याति होगी और तब सबकी नज़र में ये बात और ज़्यादा आएगी कि यह अपने हक के लिए इतनी दूर तक पैदल चल रहे हैं। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखों में चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। धनी ने पूछा कि पिताजी, क्या आप और अम्मा जा रहे हैं यात्रा पर? मैं जा रहा हूँ, तुम और तुम्हारी अम्मा यहीं रहोगे। उसके पिताजी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम और तुम्हारी अम्मा यहीं पर रहोगे, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं तो 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोका और बड़े ही धीरे से समझाया, फिर वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। धनी के पिताजी ने कहा कि ऐसा है बेटा, तुम छोटे हो, तुम नहीं जाओगे और जितने भी आश्रम में नौजवान हैं सिर्फ वही लोग जाएंगे
और या तो फिर वो जाएंगे जिनको महात्मा गांधी ने खुद चुना है। ओके, तो आज की कहानी को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे तो हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। यहाँ तक आप भी ज़रूर इसे रीड करिएगा, लिखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। आगे क्या कहानी है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ के समझाऊँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।